नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी की, केजरीवाल के 7वें सम्मन की और बहुत कुछ है खास, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ वेग। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज आरएसएसपी की कमान अपने हाथों में ले ली। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपने हाथों में लेने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वह अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएसपी प्रत्याशी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सब बीजेपी और सपा के साथ रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। यहां पर उन्हें एमएलसी बनाया गया था और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव पद भी दिया गया था। लेकिन इधर बीच पीडीओ को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हो गई थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी और अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। चलिए रुक करते हैं दिल्ली का, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सपा से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान करते हुए अपनी नई पार्टी को लॉन्च किया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज लगभग 40 अन्य पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नई पार्टी में शामिल हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आने वाले समय में भाजपा को हराने के लिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी सभी जितने भी दल हैं उनसे बात करके अपना समर्थन देगी। अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आने वाले समय में किस पार्टी को अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बन गई है। किसको मिली है कितनी सीट, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की डूबती नाव अब संभलती हुई नजर आ रही है। बीते दिन कांग्रेस और सपा ने जहां उत्तर प्रदेश में अपनी सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया, तो वहीं आपको बताएं कि दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में 3 सीट गए हैं। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही आपको बताएं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। और साथ ही जहां विवाद की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़े जाने पर उनका कहना है कि ये हमारे बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। फिलहाल ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में। आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया से मुलाकात की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों के भाजपा में जाने की चर्चा हो रही थी, वहीं मंगलवार शाम को समाजवादी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से मुलाकात कर सियासी पारा चढ़ा दिया। आपको बता दें कि जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को अपना तीसरा कैंडिडेट भेजने के लिए 2 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर राजा भैया सपा के साथ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी भी राज्यसभा पहुंच जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के निमंत्रण के बाद भाजपा ने भी लामबंदी शुरू कर दी है। बुधवार को देर शाम
राजा भैया और सीएम योगी की मुलाकात हुई, वहीं उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके साथ मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया के आवास पर पहुंचे और काफ़ी देर तक बातचीत चली। कहीं ना कहीं राजा भैया से राज्यसभा चुनाव में वोट देने की बातें की गई, वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई। ऐसे में सवाल है कि राजा भैया किसकी तरफ रहेंगे, वो अपने पुराने गुरु मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर मौजूदा समय में सीएम योगी का साथ देंगे और भाजपा को वोट देकर भाजपा का 8वां प्रत्याशी राज्यसभा भेजेंगे। कैमरामैन आज रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया। संदेश खाली में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, बता दें कि बीते दिनों एक घटना सामने आई थी संदेश खाली से, जहां पर महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और साथ ही उनकी जमीनें हड़प ली गई हैं। और ये आरोप लगे थे टीएमसी नेता शाहजाद शेख पर, और जिसके बाद से बीजेपी लगातार टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और आज बीजेपी ने ये संदेश खाली घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी है। बता दें कि बीजेपी ने ये डॉक्यूमेंट्री अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है। ये डॉक्यूमेंट्री 20 मिनट की है, जिसमें संदेश खाली की महिलाओं ने अपने ऊपर हुई आपबीती को बताया है और कहा है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और साथ ही हमारी जमीनें भी हड़पी गई हैं। और उन लोगों ने टीएमसी नेता शाहजाद शेख पर आरोप लगाए हैं। और बता दें कि जो शाहजाद शेख है टीएमसी नेता, उन पर राशन घोटाला में भी वे आरोपी है। फिलहाल वो फरार चल रहे हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार उनकी और जो शामिल आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय कब तक मिलेगा, और जो आरोपी हैं और जो टीएमसी नेता हैं उनके साथ जो समर्थक आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। पूर्व गवर्नर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। जम्मू कश्मीर के किरू में जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका दिलाने के नाम पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के घर पर आज सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से किरू में जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका दिलाने का कार्य किया गया था, उन पर जो आरोप लगाए गए थे, तो आज सीबीआई उनके घर पर पहुंची हुई है। सीबीआई छापेमारी कर रही है, लेकिन वहाँ से उन्होंने जवाब सतपाल मलिक ने कहा है कि लगातार जिस तरीके से सीबीआई की टीम घर पर पहुंची हुई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, 2 से 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं बीमार चल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे घर पर जाके कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से मेरे घर पे जो है 3 से 4 जोड़ी कपड़े मेरे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार सीबीआई की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। इसके बावजूद भी तानाशाही द्वारा मेरे मकान में सरकारी एजेंसियों के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरा ड्राइवर, मेरा सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, इन्हें छापों से घबराऊंगा नहीं, किसानों के साथ हूँ। उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि मैं भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनकी जांच ना करा के मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास में 4 से 5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाही की सरकार एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। बता दें कि सीबीआई ने आज सुबह गुरुग्राम, चंडीगढ़, पटना, दिल्ली, जोधपुर में, नोएडा और बागपत के 30 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक से जुड़े 8 परिसरों की तलाशी ली है। इनमें से जो है 3 फ्लैट शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी साइड गेम्स विलेज स्थित मलिक के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली गई है। जिस तरीके से सतपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि आखिरकार जो है तानाशाही की सरकार है, मैं किसान का बेटा हूं, आखिरकार मैं झुकूंगा नहीं, जिस तरीके से उन पे जो है आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है टेंडर लेके जो है इस मामले की जांच कराने के जो है नाम दिए थे, लेकिन उसके बाद भी खुद सतपाल मलिक के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन सतपाल मलिक का कहना है कि आखिरकार कितनी ही कोशिश कर ले सरकार मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने का, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन अब देखना यही होगा कि सतपाल मलिक को कितनी जल्दी सीबीआई की जो टीम है वो अरेस्ट कर सकती है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली में किसानों ने अपना आंदोलन 48 घंटों के लिए रोक दिया है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फिलहाल अपने प्रदर्शन को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और 2 दिन के बाद किसान यूनियन के तमाम लोग मिलकर के आगे की रणनीति पर विचार करेंगे।
जी हाँ, दरअसल बीते 21 फरवरी को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया था। आपको बता दें कि सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने हैं और किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लगातार शिक्षक पिछले कई महीनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे धरना प्रदर्शन करने, जहां लगातार वो अपनी 6,800 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, वहीं शिक्षकों ने पूर्व में भी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, जहां पे लगातार इनकी यही सेम मांग थी 6,800 नियुक्तियों की। वहीं शिक्षकों का कहना है लगातार हमारे प्रदर्शन के बाद भी सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब चुनाव को लेकर अपनी कमर कर चुके हैं। संगठन और संघ के बीच में तालमेल बना रहे, बेहतर तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठकें का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून के प्रवास कार्यक्रम पर हैं, जहां पर वो 2 दिन से लगातार बैठकें यहाँ पर कर रहे हैं। आज प्रदेश पदाधिकारियों और जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं उनके साथ समन्वय बैठक यहाँ पर चल रही है। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है, जनता कैसे पार्टी के प्रति लामबंद हो सकती है, उन सब चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया जा रहा है। गुरुमंत्र उत्तराखंड में कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का दौरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उत्तराखंड के दौरे पर थी और लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में कई आरोप उन्होंने भाजपा सरकार पर लगाए। 10 साल की जो भाजपा की नीतियां हैं उस पर साफ तौर पर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की अलका लांबा वो बरसती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि विकास इन दिनों बिल्कुल निचले स्तर पर हुए हैं। साथ साथ उन्होंने महिला उत्पीड़न के जो ग्राफ लगातार देश भर में देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर गिरावट देखने को मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार। तो वहीं यूपी में बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा। प्रदेश भर में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हुई। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। हर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है। वहीं पर अगर जिले स्तर की बात करें तो जितने भी जिले के DIOS अधिकारी हैं उनके यहाँ जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है वो सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी भी रख रही है। लगभग 55 लाख से ज़्यादा जो है छात्र छात्राएँ इस बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पर जो बोर्ड जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो बोर्ड है, इनका बोर्ड ने इस बार छात्र छात्राओं को एक सहूलियत देने का भी काम किया है कि अगर कोई छात्र छात्रा 30 मिनट लेट हो जाता था पहले तो उसको परीक्षा में भाग नहीं मिलता था, वो परीक्षा में नहीं शामिल हो पाता था। लेकिन इस बार ऐसा इंतजाम किया गया है कि अगर कोई छात्र छात्रा लेट होता है तो वहाँ पर जो मौजूद आला अधिकारी हैं उनको अपनी समस्या बताएगा और समस्या बताने के साथ ही साथ जो वहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं उनको परीक्षा केंद्र में जो है घुसने की अनुमति भी देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ कृष्णा मोहन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां सम्मन भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ईडी का शिकंजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार कसता जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6 समन जारी कर चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। साथ ही अब ईडी ने 7वां समन जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 7वें समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, वो तो सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 7वां समन जारी किया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 6 समन जारी हो चुके हैं, जिनको उन्होंने गैरकानूनी बताया और एक भी समन पर पेश नहीं हुए। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में शाही ईदगाह मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या रहा पूरा मामला, फैसला बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी।
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई हैं। हालांकि लंबी बहस के बाद इस सुनवाई को कंटिन्यू किया गया है। कल 2 बजे फिर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, जहां मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, वहीं हिंदू पक्ष इसके विरोध में अपनी बात रख रहा है। और अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया गृह प्रवेश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता से एक वादा किया था कि अमेठी में उनका एक खुद का घर होगा, और आज हम आपको बता दें कि वो घर 2024 की आज 22 फरवरी की तारीख है, वो घर बनकर तैयार है और आज उसी घर का गृह प्रवेश चल रहा है। और आपको बता दें कि इस गृह प्रवेश के कार्यक्रम में सरकार के व संगठन के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। मैनपुरी में यूपी पुलिस परीक्षा को दोबारा करने के लिए मांग उठ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी छात्र महासभा के पदाधिकारियों ने आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। सौंपे हुए ज्ञापन में साफ तौर से कहा गया है कि जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के संबंध में जो छात्रों को भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो लीक हुआ है, जिसके बाद छात्रों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोका जाए और जिस तरीके से हर परीक्षा का पेपर आखिर लीक हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि छात्रों को लगातार ओवरएज हो रही है और छात्र परेशान भी हैं। इसलिए छात्र महासभा समाजवादी पार्टी के छात्रों ने कहा है कि अगर परीक्षा दोबारा नहीं हुई तो इस मांग को लेकर, जो पेपर लीक हो, इस मांग को लेकर छात्र सभा समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई दिख रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की आज लापरवाही सामने देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर के सरीला क्षेत्र के जलालपुर पीएससी का मामला है, जहां पर जैसे ही वहां मरीज पहुंचते हैं और बीमार लोग पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो पीएससी बनी हुई है वहां पर ताला लटका हुआ मिलता है। इसके बाद वो काफी देर तक इंतजार करते हैं, करने के बाद भी कोई नहीं मौके पर फार्मासिस्ट ना ही कोई डॉक्टर पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही वहां पर बात करनी चाहिए उनसे, जो वहां बीमार लोग पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया करीब 2 से ढाई घंटे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक। शाहजहांपुर में चेयरमैन के साले की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद रिजवान। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील जलालाबाद के सपा चेयरमैन के भाई ने ही उनके साले की गोली मार के हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर जलालाबाद के सुल्तानपुर दिव्यापुर क्षेत्र की यह घटना है। वहां के सपा चेयरमैन शकील खां के भाई कामिल ने उनके बंबई से आए साले नेहल के गोली मार के हत्या कर दी, जो कि मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। मौके पे पुलिस बल तैनात और वहां पे उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से इंडिया वाइज सही। आगरा में शराब के ठेके में महिलाओं ने आग लगा दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा में एक गांव के अंदर महिलाओं ने एक शराब के ठेके में की तोड़फोड़। दरअसल आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र के बीसलपुर गांव के अंदर एक गांव की महिलाओं परेशान होकर शराब के ठेके पे तोड़फोड़ कर शराब की बोतलों में आग लगा दी है। दरअसल बीसलपुर गांव के अंदर महिलाओं ने एक योजना बनाई जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। गांव के अंदर आदमी और बच्चे शराब पीकर महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे, जिसके बाद महिलाओं ने शराब के ठेके को तोड़ने की योजना बनाई। जिसके बाद में गांव की महिलाओं ने शराब के ठेके पे आज पहुंच गई और जहां पर शराब की बोतलों को बाहर फेंका और जिसके बाद शराब को आग लगा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक गांव की महिलाएं शराब को सुहा कर चुकी थी। तो वहीं संभल में तेंदुओं ने सीओ पर हमला कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चलें, एक गांव में तेंदुआ घुस गया जहाँ सीओ पर भी हमला कर दिया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के यादनगर थाना क्षेत्र का है। जब गांव में एक तेंदुआ घर में घुस गया और जब परिवार वालों ने देखा तो तेंदुआ खाट के नीचे था, तो महिला जो कमरे में दुबक गई और पुरुष जो बाहर निकल गए। ये सूचना गांव में जब फैली तो गांव के लोग हाथों में डंडा ले लेकर गांव में पहुंचे, छतों पर चढ़ गए। जब सूचना पहुंची तो वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद में तेंदुआ को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर
पुलिस प्रशासन और सीओ अनुज कुमार पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में बताया जा रहा है कि वहाँ तेंदुआ के लिए पकड़ने का प्रयास किया है, लेकिन तेंदुए ने सीओ पर हमला कर दिया गया है। वहीं पर बताया जा रहा है कि सीओ ने यह भी आरोप लगाया है कि जो है वन विभाग की टीम इंजेक्शन लेकर नहीं पहुंची थी, इसलिए तेंदुए ने हमला किया गया है। जब तेंदुए को बेमुश्किल खाट के नीचे दाब दिया गया और दाबने के बाद में जाल में दाबा गया, उसके बाद में तेंदुओं पर कब्जा किया गया। इंजेक्शन मंगाया, इंजेक्शन मंगाने के बाद में तेंदुए पर इंजेक्शन लगाने के बाद में जाल में फंसने के बाद तेंदुए को पकड़ा गया है। सीओ अनुज कुमार ने बताया कि उनके पैर में जो तेंदुए ने हमला किया गया है, और जब संभल की बात की जाए तो संभल में तेंदुआ जो वन विभाग से कैसे आया गया, वन विभाग की टीम है मौके पहुंच गई और तेंदुए के गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तेंदुए के बारे में बात की जाए तो गांव में आग की तरह फैल चुकी है, गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। मामला था गाजीपुर जिले के थाना गहमर का। जब सूचना मिलती है पुलिस सब अलर्ट मूड में हो जाती है और पिता तहरीर देता है गहमर थाने में। पुलिस अलर्ट मूड में हो जाती है, पुलिस को शक होता है। उसके बाद संजय नट के घर से उस बच्चे का शव बरामद कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। रात को 12 बजे यह भागने के फिराक में था। चौकी देवल को यह सूचना दी जाती है। आनन फानन में जब खुद को घिरता देख संजय नट वहां से भागता है। फिर गहमर थाने को सूचना दी जाती है। अशोक मिश्रा की टीम सजग होकर घेराबंदी करती है। उसके बाद अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करके बदमाश पुलिस पर ही कर देता है फायरिंग। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई और पैर में गोली लगती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 साल के बच्चे का शव मिला था पड़ोसी संजय नट के घर से। पुलिस को मिलती है ये बड़ी सफलता। लोग यही कह रहे थे कि 9 साल के उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था जिसकी हुई है इतनी दर्दनाक मौत। बलवंत चौधरी ने कहा इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ी सफलता मिली है। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।